अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद अदनान तारिक। आज हम सुनहरी अदीब सिलसिले का 7वां प्रोग्राम कर रहे हैं और एक ऐसे राइटर का कर रहे हैं जिनका बेतहाशा काम है। मैं आपके लिए जब ये लिखने लगा हूँ ये हमीद साहब के बारे में, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म। इतना ज़्यादा काम उन्होंने किया है। बल्कि फिर वही रिक्वेस्ट भी मैंने आपसे करनी थी कि वो क्योंकि ये कोई एज सच प्रोफेशनल नहीं है और एक मालूमाती आपका यूट्यूब चैनल है और आप ही के लिए है, तो इसको सब्सक्राइब करें ज़रूर, ताकि आपको ये नई वीडियोज़ हैं और मालूमाती वीडियोज़ और हमारे बुज़ुर्गों जिन्होंने ये काम किया बच्चों के अदीबों ने बच्चों के अदब के लिए, तो आप तक उनकी सारी मालूमात जो हैं वो पहुँचती रहें। तो आज पता चल ही गया आपको कि ए हमीद साहब के बारे में हम बात करेंगे। हमेशा की तरह मेरे साथ डॉक्टर महराज सादत साहब हैं, तो शुरू करते हैं जी। ए हमीद साहब ऐसे अदीब गुज़रे हैं जो फरामोश नहीं किए जा सके। मैंने सुनहरी अदीबों का ये सिलसिला इसलिए शुरू किया था कि हमारे बच्चों के उन अदीबों को भुला दिया गया जिन्होंने बेहतरीन अदब तख्लीक करते हुए पाकिस्तान बनने के बाद की दहाइयों को बच्चों की कहानियों के लिए सुनहरा बना दिया था। ए हमीद साहब के बारे में सभी जानते हैं कि उनका असल नाम अब्दुल हमीद था। वो 1928 को अमृतसर में पैदा हुए थे। उनके वालिद मोहतरम का नाम खलीफा अब्दुल अज़ीज़ था। उनकी तालीम एफ़ ए थी। वो ग़ालिबन 7वीं या 8वीं में थे जब हिजरत करके लाहौर आए और फिर मुस्तकिल लाहौरी बन गए। उनके दिल से अमृतसर की याद कभी नहीं गई। उनकी तहरीरों में अपना घर छोड़ने की यासियत हमेशा रही, बल्कि वो शायद अपनी खुशनविस्ती भी लिख रहे थे, जिसे शायद उन्होंने छोड़ आए हम वो गलियां के नाम से छपवाना था, लेकिन उनकी ज़िंदगी ने मोहलत नहीं दी। वो एक तवील अरसा तक रेडियो पाकिस्तान और फिर वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक रहे, जहाँ वो स्क्रिप्ट निगारी के शोबे से वाबस्ता रहे। उनका पहला अफसाना मंजिल मंजिल ही उन्हें मशहूर कर गया, जो शायद 1948 में उन्होंने लिखा। उन्होंने बच्चों के अदब में नौमी के कारनामे लिखकर कदम रखा। ये 60 की दहाई का आखिर होगा। ड्रामा उनकी पसंद का अदब था, लिहाजा फिरोज संस की तरफ से बच्चों की किताब ड्रामों पर ही मुश्तमिल थी और बहुत मकबूल हुई। बच्चों के लिए ड्रामा निगारी का ये हुनर उन्होंने अफ्रीका वाले चचा लिखकर दोबारा आजमाया और प्लेटफार्म दोबारा फिरोज संसी था। इसके बाद उन्होंने बेतहाशा बच्चों का अदब लिखा, लेकिन जिस चीज़ ने आज की नस्ल में भी उन्हें मकबूल रखा वो पहले तो मौत का ताक़ब सीरीज़ थी, जिसके कुल 288 नावल हैं, जबकि आमतौर पर समझा जाता है कि ये 287। आगे इस मजमून में इस सीरीज़ का मुकम्मल ज़िक्र आएगा, तो आपको आगाह करूँगा कि इस सीरीज़ का आखिरी नावल कौन सा था। दूसरा, उनका टेलीविज़न सीरियल ऐनक वाला जिन बहुत मशहूर हुआ। दरअसल 1990 की दहाई में अदब प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुंतकिल हो रहा था और ऐनक वाला जिन बच्चे टेलीविज़न पर देखकर एक तरह से तो अपने महबूब अदीब को पढ़ भी रहे थे और देख भी रहे थे। आगे वो ए हमीद साहब के किरदार अंबर नाग मारिया को पढ़ते आए थे, अब नस्तूर जिन और जकूटा को आंखों से देख भी रहे थे। हुकूमत पाकिस्तान ने 1997 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से उन्हें नवाजा। वो 29 अप्रैल 2011 को लाहौर में वफ़ात पा गए और लाहौर के म्यानी साहब कब्रिस्तान में दफन है। इसलिए 2-3 नस्लों के बच्चे उन्हें पढ़कर जवान हुए और जब उनके पुराने साथी आहिस्ता आहिस्ता माजी बनते जा रहे थे, वो वक्त के साथ आगे बढ़ते हुए वक्त के तकाज़ों को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बस शायद उनमें और क्रिकेट के बादशाह डॉन ब्रैडमैन में एक मुमासलत है कि सारा कुछ हासिल करने के बाद ए हमीद साहब अपनी सवाने उम्री नहीं लिख सके और डॉन ब्रैडमैन आखिरी इनिंग्स में 4 रन ना बना सके और उनके कैरियर की एवरेज 100 रन तक ना पहुंच सकी। जबार तोकीर साहब ने अगरचे बहुत कम लिखा, लेकिन उनके एक नावल मेरा नाम मंगू है कि ड्रामाई तश्कील ने उन्हें आज की नस्ल तक मकबूल कर दिया। ए हमीद साहब की एक और बच्चों की सीरियल अलफ लैला भी टीवी पर नशर होती रही है। बरकफ ए हमीद साहब ने मौत का ताक़ब सीरीज़ लिखते वक्त मौजू ही ऐसा चुना था जो कभी पुराना हो ही नहीं सकता था। इस किस्तवार नावल का हीरो अंबर 5000 साल से ज़िंदा है। उसे एक बदरू बद्दुआ देती है कि वो कभी नहीं मर सकता। अंबर से रूहों के जजीरे पर नाग मिलता है जो असल में सांप है, लेकिन एक लड़के के भेस में है। वो जब चाहे सांप बन जाता है और जब चाहे लड़का बन जाता है। मारिया एक ऐसी लड़की है जो हराम मिस्र के एक तय खाने की कब्र से उसे मिलती है। वो जादू के असर से गायब है। वो सबको देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता। तीनों मुंह बोले बहन भाई अपने हैरत अंगेज़ पुरस्रार और खौफनाक सफ़र पर निकलते हैं। बादशाह मर जाते हैं, लेकिन वो ज़िंदा रहते हैं। मौत के ताक़ब के बारे में इश्तहारी तौर पर यह पहला तारफ़ था जो ग़ालिबन 1975 में तब मेरे जैसे बच्चों ने पढ़ा और ख्यालों ही ख्यालों में मशहूर होकर रह गए कि क्या कहानी है। मैं तब 13वें साल में लगा था। ग़ालिबन शेख ग़ुलाम अली एंड सन्स के बच्चों के रसाले जुगनू में इसका पहला इश्तहार लगा था।
जिसमें इस सीरीज़ के 20 हिस्सों में मुकम्मल होने का बताया गया था। इससे पहले हमारे दौर के बच्चे दास्तान अमीर हमज़ा के 10 हिस्सों को मुकम्मल करने में जुटे रहते थे। इनमें कभी शदाद जादूगर खो जाता तो कभी अय्यारों की हुकूमत। अब ये 20 नावल्स की सीरीज़ आ रही थी तो फ़ौरन दूसरे नावल लेने बंद कर दिए और मौत का ताक़ब ख़रीदने पर तवज्जो मरकूज़ कर दी और जेब खर्च जमा करना शुरू कर दिया। एक मसला और भी था, वो ये कि फ़िरोज़ सन्स के नावल छोटे कस्बों में भी मिल जाते थे, जबकि शेख ग़ुलाम अली एंड सन्स अभी बहसीत अदारा ऐसी जगहों पर किताबें नहीं भिजवा सकता था। इसलिए हमें मालूम था कि अब जेब खर्च जमा करेंगे तो फैसलाबाद जाकर नानी के घर के करीब किताब मरकज़ से किताबें ख़रीदी जा सकेंगी। मेरी नानी का घर बुआना बाज़ार के बिल्कुल करीब मुंशी मोहल्ला में वाक़या था, जहाँ ये सारे बुक डिपो मौजूद थे। डॉक्टर अफजल मीर साहब के वालिद बुज़ुर्गवार हातम भट्टी साहब भी इधर किताबों का कारोबार करते थे। लेकिन हमें क्या मालूम था कि जब हम पेट काट कर इस सीरीज़ के 10 हिस्से ख़रीदेंगे तो ये सीरीज़ 20 की बजाय 50 हिस्सों तक चली जाएगी। हमने मिस्र की मलका से 10वां हिस्सा में मैं सांप हूँ अपनी लाइब्रेरी में सजाया, तो ये दास्तान 20वें हिस्से 6 लाशें से 50वें हिस्से आंखें निकाल दो तक जा पहुँची थी। हिम्मत जुटाकर हमने तहिया किया कि कुछ हो जाए, इसके सारे हिस्से हमने ख़रीदने ही हैं। ये हमीद साहब की इस्लाफ़ानी तहरीर की मैं तारीफ़ ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ, ये दास्तान 1976 में छपने लगी तो इसका आखिरी हिस्सा 1992 में छपा। सारे ही इसकी तारीफ़ करते हैं। ये था जी इसका पहला हिस्सा, मिस्र की मलका। आजकल रीडिंग्स अदारे की तरफ से ये पहले 20 हिस्से जो हैं वो इस तरह भी छपे हैं। ये इस सीरीज़ का 10वां हिस्सा था। ये इस सीरीज़ का 20वां हिस्सा था। ये जी इस सीरीज़ का 50वां हिस्सा था। ये इस सीरीज़ का 100वां हिस्सा था। और ये इस सीरीज़ का 200वां हिस्सा था, जो ख़ास नंबर भी था। खैर 50 हिस्सों से ये दास्तान शेख ग़ुलाम अली एंड सन्स ने 100 हिस्सों तक छापने का फ़ैसला किया। 100वां हिस्सा, जिसका नाम था नाग मारिया गायब हो गए, ये बहुत लंबी दास्तान थी लेकिन पसंद की जाती रही क्योंकि इसके क़ारीन बड़े भी हो गए तो इसके सहर में मुब्तला रहे और नए पढ़ने वाले इसके जादू के असर में आते गए। तभी हमारे मुल्क की तारीख़ का एक बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ और 1979 में मार्शल लॉ लग गया। एक इंटरनेशनल जायज़े के मुताबिक पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा की हर जोहद का बहुत बुरा हशर हुआ, इसमें अदब भी था। तभी हमारे मुल्क की तारीख़ का एक बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ और 1979 में मार्शल लॉ लग गया। एक इंटरनेशनल जायज़े के मुताबिक पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा की हर जोहद का बहुत बुरा असर हुआ, इसमें अदब भी था। बच्चों के लिए किताबों के कंटेनर भर भर कर गैर मुल्कों से आया करते थे, जिनसे पाकिस्तानी बच्चों के अदीब जी भर कर तर्जमे करके फ़िरोज़ सन्स की वसातत से बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें दिया करते थे। वो कंटेनर आने बंद हो गए। तर्जमा करने वाले आहिस्ता आहिस्ता भुला दिए जाने लगे। इनमें बहुत बड़े बड़े नाम ज़ुबैदा सुल्ताना साहबा, सलीम अहमद सिद्दीकी साहब जैसे अदीब थोड़ा पीछे जाने लगे। शेख ग़ुलाम अली एंड सन्स की खुशकिस्मती थी कि बाद में सितारों की तरह बच्चों के अदब पर चमकने वाले 2 अदीब ए हमीद साहब और इश्तियाक अहमद साहब इनके लिए लिख रहे थे। पर जब ग़ुलाम अली एंड सन्स की तरफ से ये सीरीज़ ख़त्म हुई तो ए हमीद साहब ने इसे मंतकी अंजाम तक ना पहुँचाया और ख़ुद अंबर पब्लिकेशन अदारे की तरफ से इस सीरीज़ की वापसी शुरू कर दी। यानी इसके हीरो ने आजकल की तहज़ीब तक पहुंचने के बाद माजी की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। इन नावल्स को डाइजेस्टों की तरह बेचने के लिए इनमें ए हमीद साहब ने माफूकुल फ़ितरत अंदाज में या गैर मंतकी अंदाज में लिखना शुरू कर दिया। इकरा पब्लिकेशंस ने भी बहुत से नावल छापे। 100वें नावल के बाद लाश से मुलाकात से ये सिलसिला शुरू हुआ और 200वें नावल अंबर होशियार तक चला। इन 100 नावलों में से कुछ नावल्स के नाम मुलाजा हों तो मालूम होगा कि ए हमीद साहब अब इस सीरीज़ में क्या लिख रहे थे। सामरी के अज़दहा, जर्द आँखों वाली पुरस्कार औरत, इंसानी सर वाला चमगादड़। इस सीरीज़ को बच्चों के अदब के सुनहरी दौर में पढ़ने वाले बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अगली पौध ने भी इन नावल्स का पीछा नहीं छोड़ा।
और पढ़ते रहे। जब 200 नावल हो गए तो भी ये सिलसिला बंद नहीं हुआ, बल्कि अंबर का खलाई सफ़र नावल खलाई जहाज़ की मम्मी से शुरू हो गया और ये सिलसिला नावल नंबर 272 गुंडाब कौन था तक जारी रहा। ये सिलसिला इतना मकबूल था कि फ़िरोज़ जो बच्चों के बहुत कम नावल छाप रहा था, इसके 273वें हिस्से गुंडाब की मौत को छापा और 287वें हिस्से शहज़ादी नागन तक छापता रहा और फिर ये नावल छपने बंद हो गए। लेकिन कहानी मुकम्मल नहीं हुई। तकरीबन अंबर नाग मारिया सीरीज़ का हर शायक यही समझता रहा कि शहज़ादी नागन इस दास्तान का आखिरी नावल था। लेकिन दर हकीकत 1992 में जब ए हमीद साहब की कुछ तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी, हासलपुर में उनके एक दोस्त मसूद साहब जो भी किताबों का इशात का काम करते थे, ए हमीद साहब ने इस कहानी का बकाया मुसवदा उनके हवाले कर दिया। तो 1992 में इस सीरीज़ का आखिरी नावल एहराम की लाशें शाया हुआ। ये है जी एहराम की लाशें, इसका साइज़ देख लें। इसकी ज़ख़ामत मौत के ताक़ब के आम 10 नावल्स जितनी थी। मैं दोबारा बच्चों के अदब की तरफ माइल हुआ तो बड़ी तहकीक के बाद मेरी इस किताब के नाशर से बाकी दास्तान छापने की बात हुई, तो उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं अपने एहतमाम से छाप लूँ। हो सकता है 3 साल बाद जब मैं पुलिस सर्विस से रिटायर हो जाऊँ तो इस बारे में सोचूँ। हकीकत यह है कि पसंदीदगी के आसमान को इस सीरीज़ ने छुआ। एतराज़ ये है कि इसे लंबा करने के लिए ए हमीद साहब असल तारीख से कहीं परे हटकर अजीब व गरीब कहानियाँ लिखने लगे। मैं नहीं कहता, लेकिन आज भी समझा जाता है कि जिस दौर को हम बच्चों के अदब के इन्हतात का दौर समझते या कहते हैं, उसमें ए हमीद साहब की मौत का ताक़ुब और इश्तियाक अहमद साहब की इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ पढ़ी जा रही थी। लेकिन एक तासर ये भी है कि ये 2 राइटर भी ना होते तो फिर इनके बाद का दौर तो आपके सामने ही है। 90 की दहाई की आखिर और 2000 के बाद बच्चों के अदब का क्या हशर किया गया वो सबके सामने है। बच्चों के हीरो अमीर हमजा से बदलकर छन चंगलू और चलूसक मलूसक तक महदूद होकर रह गए। अल्लाह का शुक्र है, अंबरनाग मारिया सीरीज़ की एक ओरिजिनल ये एहराम की लाशें किताब मेरे पास है और दूसरी मैंने तोहफ़तन फ़ारूक अहमद साहब एटलांटिस पब्लिकेशन वाले जो मेरे दोस्त हैं उनको भिजवा दी थी। फ़िरोज़ सन्स की तरफ से ए हमीद साहब की एक और सीरीज़ जिसके 7 नावल से इसमें हातम ताई के कारनामे थे। ये है जी हातम ताई लाहौर में। इसके मज़ीद नावल थे हातम ताई दिल्ली में, हातम ताई पेरिस में, हातम ताई लुबनान में, हातम ताई लंदन में, हातम ताई अफ्रीका में और हातम ताई इसराइल में। ये था जी हातम ताई पेरिस में। ये हातम ताई दिल्ली में। हातम ताई इसराइल में। हातम ताई लंदन में। यह है जी हातम ताई लुबनान में। और ये हातम ताई साहब हैं जी अफ्रीका में। इस सीरीज़ में तारीख़ का सबसे सख़ी इंसान जो 1500 साल पहले फ़ौत हो गया था दोबारा ज़िंदा हो जाता है। वो अपनी जान जोखों में डालकर एक पाकिस्तानी लड़के को भारतीय कैद से आज़ाद करवाता है, मुजाहिदों के साथ मिलकर इसराइल के फ़ौजी अड्डे उड़ाता है और लंदन के लोगों को एक खूनख्वार इंसानी भूख से निजात दिलाता है। अगर ये दास्तान भी ए हमीद साहब के तख़य्युल की उड़ान का नतीजा थी, लेकिन ये भी तो हकीकत है कि दूर दूर तक पाकिस्तान में बच्चों के अदब की तारीख़ में कोई अदीब ऐसा नहीं मिलता जो बच्चों की सोच को अपनी कहानी के दोष पर उड़ाता हुआ कहीं का कहीं ले जाए। अंग्रेज़ नावल निगारों की तरह ए हमीद ही ऐसे बच्चों के अदीब हैं जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। फ़िरोज़ सन्स की तरफ से ए हमीद साहब ने कमांडो सीरीज़ भी लिखी जो 10 हिस्सों पर मुश्तमिल थी, लेकिन किताबें ए हमीद साहब की इतनी हैं कि हम जो है सारे टाइटल नहीं दिखा सकते, इसलिए हर जो अब सीरीज़ आएगी उसके कोशिश करेंगे कि सारे दिखा दें, अदरवाइज़ एक एक किताब दिखाते हैं, लेकिन कमांडो सीरीज़ आपको पूरी दिखा देते हैं।
ये है जी कमांडो सीरीज़ का पहला कमांडो एक्शन। ये है जी मौत का तहखाना। ये हैंड्स अप। कमांडो बॉय का फरार। यह है जी जहरीला बॉल पॉइंट। कमांडो मौत के सामने। यह है जी ब्लैकमेलर। यह है जी ट्रेन में कत्ल। यह है मौत की छलांग। और यह है कब्रिस्तान का पुरस्कार साया। ए हमीद साहब ने ये सीरीज़ सिंध के एक बच्चे नसरुल्लाह ख़ान के उनके नाम ख़त से मुतासर होकर लिखी, जिसका इजहार वो पहले नावल कमांडो एक्शन के दिबाचे में इन अल्फाज से करते हैं कि कमांडो अली का दिल भी पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार है। वो अपने वतन को दुश्मनों की तखरीबकारियों से पाक करने के लिए सर पर कफन बांधकर दुश्मन की सफ़ों में घुस गया है। उसकी बहन रूबी भी उसके साथ है। दोनों बहन भाई दुश्मन मुल्क में कैसे कैसे कमांडो एक्शन करते हैं पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। फिरोज की तरफ से छपने वाली 2 किताबें नोमी के कारनामे और अफ्रीका वाले चचा ड्रामों पर मबनी थी। यह था जी नोमी के कारनामे। और यह है जी अफ्रीका वाला चचा। नोमी के कारनामे में 6 ड्रामे थे, जिसमें से 4 मुल्ला नसीरुद्दीन के किरदार को लेकर थे। लेकिन नोमी के कारनामे ड्रामे की कहानी बहुत ही मज़े की थी। जब नोमी के कारनामे छप रही थी तो नावल्स के पिछले सफ़े पर एक किताब का बहुत तज़किरा था और इसका इश्तहार मुसलसल आता था। इस किताब के नाम पहले चुन्नू और पिंकी रखा गया था, लेकिन ये किताब बाद अज़ां अफ्रीका वाले चचा के नाम से छपी। इसमें भी 5 ड्रामे थे। ज़्यादा कहानियों के किरदारों के नाम चुन्नू और पिंकी थे। ये भी बहुत मज़े के ड्रामे थे और हमें ये किताब अपनी लाइब्रेरी के लिए बड़ी अजीज़ हुआ करती थी। फिरोज संस की तरफ से ए हमीद साहब की किताब पुरस्कार नकाबपोश 1998 में भी छपी। ये थी जी पुरस्कार नकाबपोश। ये एक नावल था जो बड़े साइज़ में छपा था। कामरान नामी एक लड़का लिफ्ट लेकर एक गाड़ी में बैठता है तो देखता है कि उसके साथ वाली सीट पर एक ढांचा बैठा हुआ है। यह नावल क्योंकि अभी तक छप रहा है, इसलिए मेरी आरज़ू है कि इसे ए हमीद की आखिरी तहरीरों में से एक समझकर ख़रीद कर पढ़ें। शेख ग़ुलाम अली संस की तरफ से 4 हिस्सों पर मुश्तमिल एक नावल्स की सीरीज़ छपी थी, जिसका नाम खालिद की आपबीती था। इस सीरीज़ के नावल्स के नाम यूँ थे: बारिश में लाश, सहरा में मौत, पुरस्कार कश्ती और 3 डाकू। ये थी जी 3 डाकू। और ये थी सहरा की मौत। इस सीरीज़ में खालिद नामी एक सालगिरह से वापस आते एक खानकाह के पास डर कर बेहोश हो जाता है और इसी बेहोशी में वो 3000 साल पहले फ़िरौनों के दौर में चला जाता है। जब वो होश में आता है तो उसे यूँ लगता है कि वो कितने साल फ़िरौनों के दौर में रहा है। वो बादशाहों को कत्ल होते देखता है, खाना बदोश कबीलों की जंगों को देखता है, बहरी डाकुओं को बहरी जहाज़ लूटते देखता है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ़ एक ही रात बेहोश रहता है। बहुत मज़े की और महरुल सीरीज़ थी। मैं उस वक्त 8वीं जमात का तालिब इल्म था। मेरा कमरा ऐसी जगह पे था जहाँ से बाहर सड़क नज़र आती थी। मेरा कमरा क्योंकि बलाई मंजिल पर था, सड़क के पार दिन के वक्त वसी मैदान थे जहाँ हम फुटबॉल खेला करते थे और रात को सर्दियों में फिर चाँद की मलजगी रोशनी में ये बड़ा पुरस्कार हो जाता था।
मेरे कमरे में 4 खिड़कियां थी जो सारी सड़क की तरफ थीं, और इस मैदान के पार एक बड़ी नहर थी जिसमें कभी कभार सच्ची मुची की कत्ल की हुई लाश भी निकल आती थी और वहाँ पुल के नीचे फंस जाती थी, जिसे पुलिस वाले निकलवा कर ले जाते थे। कभी इस लाश का सार होता था और कभी नहीं होता था। तो ये था वो पस मंज़र जब कमरे में जलती बल्ब की अकलौती रोशनी में मैंने कंबल में लिपट कर ये नावल पढ़ा था, और इसके 1-2 बाब पढ़ने के बाद दूसरे कमरे में माँ के पास चला गया था। इस नावल का नाम था लाश जिंदा हो गई। ये था जी वो लाश जिंदा हो गई। इसके 3 हिस्से थे और बाद में अगली सीरीज़ लाश की वापसी के 4 हिस्से। असल में ये नावल फ्रैंकनस्टीन से माखूज सीरीज़ थी। बाद में ये रोल अंग्रेज़ी फिल्म में रॉबर्ट डी नीरो ने निभाया था। इसमें 3 साइंसदान एक लाश को ज़िंदा करते हैं, लेकिन वो बाद में इनके काबू नहीं रहती। बच्चों को ये डरावनी सीरीज़ बहुत पसंद आई। ये लाश की वापसी का टाइटल है जी। शेख गुलाम अली एंड सन्स की तरफ से ए हमीद साहब की 25 नावल पर मुश्तमिल एक और सीरीज़ शाया हुई जिसका नाम नदीम का सफ़रनामा था। इसका हीरो नदीम छुट्टियां गुजारने के लिए पहाड़ी मुकाम पर जाता है तो वहाँ एक आसेबी माहौल मिलता है और तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस सीरीज़ के पहले नावल का नाम पुरस्कार काली बिल्ली और आखिरी नावल का नाम आदमखोरों की कैद में था। इस नावल सीरीज़ में ज़बान का असलूब यूँ था जैसे हम बच्चों के लिए सहरानवर्द के खतूत पढ़ रहे हैं, बल्कि बच्चों के लिए इसमें काफ़ी दिलचस्पी थी। ये था जी इस सफ़रनामे का पहला हिस्सा पुरस्कार काली बिल्ली। और ये इस सफ़रनामे की आखिरी किताब थी। मकबूल एकेडमी की तरफ से रूबी और इंस्पेक्टर शहरयार सीरीज़ छपी जिसके भी 10 हिस्से थे। इसमें इंस्पेक्टर शहरयार के कारनामे हैं जिसमें इंस्पेक्टर की असिस्टेंट रूबी उसका साथ देती है। हर नावल एक मुकम्मल नावल था और पढ़ने के काबिल था। ये उसका पहला हिस्सा था जी। मकबूल एकेडमी की तरफ से ही 6 नावल्स पर मुश्तमिल एक और सीरीज़ हातम ताई के कारनामे भी छापी गई जिसके नावल्स के नाम थे हातम ताई कब्र से निकल आया, लाश का लाकट, ख़तरनाक मिशन, कब्रस्तान की रात, खामोश पस्तौल और इसराइली जासूसा। इस सीरीज़ में एक दफ़ा फिर हातम ताई अलफ लैला की दुनिया से निकलकर स्मगलरों को ख़त्म करने हमारी दुनिया में आता है। ये भी बड़े मज़े की सीरीज़ थी। इसके एक नावल का टाइटल मुलाजा करें। मकबूल एकेडमी की तरफ से ही ए हमीद साहब ने एक और सीरीज़ ढाका एडवेंचर लिखी जिसके 8 हिस्से थे जिनके नाम थे मौत की ट्रेन, बहादुर बहराम, खुफिया तहखाना, खुफिया मिशन, जेल से फ़रार, खूनी गली, किले से छलांग और मौत का सिग्नल। इस सीरीज़ में ढाका में तकरीबकार कहर ढा रहे होते हैं। इस अफरा तफरी में एक लड़का अपने बाप से बिछड़ जाता है। वो अहद करता है कि हर मुसीबत को झील कर घर पहुँचेगा। बहुत हिम्मत बढ़ाने वाली कहानी थी। इसका भी एक टाइटल देख लेते हैं। ये थी जी मौत की ट्रेन। मकतबा इकरा की तरफ से ए हमीद साहब ने इमरान रेहान सीरीज़ लिखी जो बहुत तवील थी और इसके 25 हिस्से छपे थे जिनमें लंडी कोतल का भूत और मफरूर कैदी शामिल हैं। आए इसका एक टाइटल देखते हैं। यह है जी खूनी राज। ये उन 25 हिस्सों में से एक है। एक इमरान रेहान सीरीज़ मकबूल एकेडमी की तरफ से भी छपी जिसके 10 हिस्से थे। पहले हिस्से का नाम वैगन में लाश, ड्राउनी औरत, नीले सांप, लाशों का तहखाना, लाश की चूड़ियाँ, कब्र की बेटी, कब्रस्तान की ड्राउनी रात, कातल की चीख, स्यापोश खूनी, खोपड़ी और सांप और रेहान फांसी के तख्ते पर था। इस सीरीज़ में 2 लड़के भारतीय जासूसों के ख़िलाफ़ तनहा लड़ते हैं। ये थी जी वैगन में लाश। मकबूल एकेडमी की तरफ से ए हमीद साहब की शर्लॉक होम्स सीरीज़ भी शाया हुई जिसके 16 हिस्से थे
जिनके नाम यूं थे: शर्लक होम्स की वापसी, मौत का पार्सल, ख़तरनाक चाल, रेलवे लाइन पर लाश, पुरस्कार कातल, ख़तरनाक टार्च, आतशी धमाका, खूनी ट्रेन, ख़तरनाक जासूसी मिशन, खूनी कोठी, मौत का ख़त, पुरस्कार शर्लक होम्स, कब्रिस्तान में खून, जहरीला शहद, कातल का खून और शर्लक होम्स का पुतला। इस सीरीज़ में शर्लक होम्स पाकिस्तानी पुलिस के साथ मिलकर मुजरमों को गिरफ़्तार करता है। ये था जी शर्लक होम्स की वापसी। हमदर्द नौनिहाल की तरफ से भी ये हमीद साहब ने खलाई एडवेंचर सीरीज़ लिखी, जिसके 12 हिस्से थे, जिनके नाम यूं थे: ख़तरनाक सिग्नल, लाश चल पड़ी, काला जंगल, नीली मौत, खलाई सुरंग से फ़रार, वो खला में भटक गए, खलाई मखलूक कराची में, मौत की शुआएँ, ख़तरनाक फार्मूला, ताबूत समुंदर में, खलाई मखलूक का हमला, इमरान की लाश और शहर पत्थर बन गया। इस सीरीज़ में सियारा ओटान की मखलूक ज़मीन पर हमला कर देती है। बहुत मज़े की सीरीज़ थी। ये था जी पहला हिस्सा। और ये था इसका 12वां हिस्सा। शेख गुलाम अली एंड सन्स की तरफ से हमीद साहब के बहुत से नावल भी छपे, जिनमें एक का नाम रंगून से फ़रार था। ये है जी रंगून से फ़रार। रोहिंग्या मुसलमानों की उफ्ताद आज दुनिया के कानों तक पहुंची, लेकिन पाकिस्तानी बच्चों तक ए हमीद इसे इस नावल के ज़रिए बहुत साल पहले पहुंचा चुके थे। बर्मा के हालात की संगीनी पर बहुत पुरमग़ज़ नावल सिग्नल की सुरख पत्ती। ये जी सिग्नल की सुरख पत्ती। इसे मैंने पूरे पाकिस्तान में ढूंढा, लेकिन कहीं से नहीं मिला। आखिर मेरे अखलौते साला साहब हमाद अंसारी को हैदराबाद उर्दू बाज़ार में मिला। ये भी पाकिस्तान की आज़ादी के दिनों के वाक़यात पर मबनी एक नावल है, जिसमें हुब्बुल वतनी कूट कूट कर भरी हुई। डाक खाना का पागल हाथी। ये है जी डाक खाना का पागल हाथी। दरअसल एक लड़के अहमद और एक हाथी की कहानी है, लेकिन इसमें ये हमेशा कहीं से हीरो का मुकाबला एक जादूगर से भी करवाते हैं और एक रूह अहमद की मदद करती है। बहुत ज़बरदस्त नावल है। डूबे जहाज़ का राज। ये है जी डूबे जहाज़ का राज। ये अंग्रेज़ी नावल का तर्जुमा है, जिसमें टॉम नामी एक नेकदिल लड़के को मुश्किलें सहनी पड़ती हैं, लेकिन आखिर वो डेवनशायर के ख़जाने को बचाने में कामयाब हो जाता है। सारंग बाबा और जलपरी। ये है जी सारंग बाबा और जलपरी। इसमें मसूद नामी लड़का एक जहाज़ पर काम करता है, जिस पर एक बुज़ुर्ग सारंग बाबा बहुत शफ़क़त करता है और अपनी जान पर खेल कर मसूद की जान बचाता है। इस सफ़र में एक जलपरी भी मसूद का साथ देती है और मसूद भी उन्हें कभी नहीं भूलता। हमीद नामी एक लड़का अपने वालिद से कहानी नावल वो बेगुनाह था में सुनता है। ये था जी वो बेगुनाह था। इस नावल में रोम का बादशाह एक शेर के आगे कैदी को डालता है, लेकिन उस कैदी ने शेर की जान बचाई हुई होती है। बहुत मज़े का नावल। खूनी रुमाल। ये था जी खूनी रुमाल। ये सुल्ताना ठग की कहानी है। खूनी रुमाल ये ठग गर्दन पर लपेट कर बंदे को मारते थे। ये भी बहुत मशहूर नावल था। अमजद का अगवा। ये था जी अमजद का अगवा। ये वाकई नाम की तरह अमजद नामी लड़के पर टूटी मुसीबतों की कहानी है, जो आखिर युगांडा मुल्क में अपने चचा को मिल जाता है। खला में जंग। ये है जी खला में जंग।
इस मौजू पर ये हमीद साहब का पहला नावल था। बाद में उन्होंने इस मौजू पर बाकायदा सीरीज़ भी लिखी। ये स्टार ट्रैक तर्ज की कहानी थी, गार में चीख। ये था जी गार में चीख। ये एक बूढ़े और उसके 7 बेटों की कहानी है जो आखिर नेकी की तरफ राग़िब होते हैं। मज़े की कहानी, साधु और ज़िंदा लाश। ये है जी साधु और ज़िंदा लाश। जी जी, साधु और ज़िंदा लाश। ये है जी साधु और ज़िंदा लाश। खालिद की आप बीती तर्ज का एक नावल था जिसमें एक कैदी के साथ बहुत महरुल किस्म के वाक़यात पेश आते हैं। इन नावल्स के अलावा हमीद साहब ने 1 रुपया सीरीज़ की अनगिनत कहानियाँ लिखी। इसी तरह नक्श पब्लिकेशंस की तरफ से 2 सीरीज़ ज़रताश मिशन और पुराने किले की फ़ाइल थी। असल में इस मर्द मुजाहिद ने बड़ों के लिए और बच्चों के लिए इतना लिखा है कि उन्हें ख़ुद याद नहीं होगा, तो मैं भी अगर कुछ भूल गया हूँ तो माफ़ कर दिया जाए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। शुक्रिया। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे मेरा ये चैनल तो आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहेंगी। अहमद अदनान स्टोरीज़, आपको लिंक मिल जाएगा इसका। यूट्यूब पे जाएं, इसको सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकॉन जो है उसको दबाएं ताकि आप अगली इंफॉर्मेशंस देखें और अपने बुज़ुर्ग अदीबों का जो काम उन्होंने बच्चों के लिए किया है उसके बारे में जान सकें। शुक्रिया।